अरे यार, फिर से आज टिंडे बनाई हो, वो भी कम मसाले के साथ। कभी तो कुछ चटपटा बनाया करो। खाने में टिंडे देखकर रमेश का मूड खराब हो गया। उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, कम मसाले खाने से पेट ठीक रहता है। हाँ, खाने की तरह जिंदगी में भी मसाला नहीं रहा। हर रोज वही चिक चिक, वही खाना और वही बीवी, कुछ भी नया नहीं है। रमेश और सावित्री की शादी को 10 साल हो चुके हैं और रमेश अभी इस शादी से पूरी तरह से पक चुका है। रमेश हमेशा से एक बच्चा चाहता था, लेकिन उन लोगों को बच्चा भी नहीं हुआ। ऊपर से सावित्री हर रोज एक जैसा ही खाना बनाती थी, इसीलिए रमेश के जीवन से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी थी। रमेश हर रात को छत पर जाकर सोचता था, क्या फायदा हुआ शादी का, खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो डिवोर्स भी नहीं कर सकता। ये शादी नाम की चीज से तो दिल ही उठ गया है मेरा। अगले दिन रमेश वही घिसा पिटा खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसने देखा उनके पड़ोस वाले घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक जवान और सुंदर सी औरत बाहर आई और कुछ लोग गाड़ी से सामान घर के अंदर ले जाने लगे। कितनी सुंदर है यार ये लड़की, इससे तो मुलाकात करनी ही होगी। रमेश ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और उस औरत के पास जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम रमेश है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका नाम क्या है? उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हेलो जी, मेरा नाम रीमा है। मैं यहाँ नई आई हूँ। मैंने ये घर रेंट पर लिया है। वाह, बहुत बढ़िया जी। इसका मतलब आप हमारी पड़ोसी हुई। ठीक है, मुलाकात होती रहेगी। हाँ। रमेश खुश होकर वहाँ से चला गया। अरे, इतनी सुंदर पड़ोसी, सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहा है। ऑफिस से लौटकर रमेश ने खाना मांगा। सावित्री ने आज भिंडी पकाई थी, उसने वही दे दी। ये लो, आज भिंडी बनी है, खा लो। कभी टिंडे तो कभी भिंडी, ये सब तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल टेस्टलेस। इससे ज्यादा टेस्ट चाहिए तो एक और शादी करके ले आओ। मैं भी देखती हूँ कौन खिलाती है तुम्हें खाना बनाकर। हाँ, वही करूँगा, तुम चिंता मत करो। खाना तो ठीक से बनता नहीं है तुमसे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। अभी मैं पुरानी हो गई हूँ ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। पहले तो मुझे सर पर चढ़ा कर रखते थे। हाँ, वही तो गलती हो गई मुझसे, तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। झगड़ा करने के बाद रमेश छत पर चला गया। सावित्री रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। आसपास के सभी पड़ोसी अपने अपने घर में सो गए थे, लेकिन रमेश ने देखा उसके पास वाले घर में एक कमरे में अभी भी लाइट चल रही है। अरे, ये रीमा जी अभी तक सोई नहीं, जरा देखो तो। रमेश ने अच्छे से देखने की कोशिश की और देखा रीमा जी छोटे कपड़े पहनकर योगा कर रही हैं। ये क्या देख लिया मैंने, ये तो जन्नत है, जन्नत। योगा करती हैं रीमा जी, इसीलिए शरीर में चर्बी नहीं है, फिगर बढ़िया है, मेरी बीवी की तरह मोटी नहीं है। वाह रीमा जी वाह, मैं तो फैन हो गया आपका। रमेश 2 घंटे तक बस देखता रहा। अगले दिन सुबह रमेश रीमा के घर चला गया। अरे रमेश जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंने देखा कल रात को आप योगा कर रही थी। अच्छा, तो मुझ पर नजर रखी जा रही है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप हैं ही इतने सुंदर। चलिए, अब ज्यादा झूठ मत बोलिए। अरे नहीं जी, झूठ क्यों बोलूंगा? आप मुझे योगा सिखाएंगे क्या? मुझे भी फिट होना है। हाँ, क्यों नहीं, चलिए सिखाती हूँ। रीमा ने रमेश को योगा सिखाना शुरू कर दिया। रमेश योगा करने के बहाने रीमा का हाथ बार बार पकड़ने लगा। रीमा ने मना नहीं किया, उसे भी रमेश पसंद आने लगा था। रमेश ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से लौटने के बाद रीमा के पास योगा सीखने जाने लगा और दोनों में प्यार हो गया। और एक दिन रमेश ने सच में रीमा से शादी कर ली और उसे लेकर घर आ गया। ये देखकर सावित्री को जैसे सदमा लगा। ये क्या किया आपने? दूसरी शादी कर ली, वो भी इस डायन से। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मर जाओ, किसने मना किया है? वैसे भी मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। रमेश ने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री बेचारी रोते हुए अपने मायके चली गई। वहाँ उसके भैया और भाभी थे, उन्होंने सावित्री को जगह नहीं दी। चल जा यहाँ से, अपने पति को खुश नहीं कर पाई तू, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री बेचारी क्या करती, पेट भरने के लिए वो रास्ते पर भीख मांगने लगी। उधर रमेश अपनी नई बीवी को लेकर बहुत खुश था। इतनी सुंदर बीवी तो हर कोई चाहता है। रीमा बहुत सुंदर थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले के आदमियों की नजर रीमा पर ही थी। अरे, इस रमेश ने रीमा को पटाकर शादी कर ली, काश रीमा मुझसे पट जाती। अरे वो औरत रमेश से प्यार थोड़ी करती है, वो तो बस पैसों के लिए उसके साथ है। तू भी पैसा दिखा, तुझसे भी पट जाएगी। रीमा से योग सीखने के लिए घर के बाहर आदमियों की लाइन लग गई।
हर दिन वो लाइन बढ़ने लगी। एक दिन सुबह उठकर रमेश ने रीमा से नाश्ता मांगा। रीमा, नाश्ता लगा दो। मैं नहीं कर सकती, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे योगा सीखने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब खुद बना लो और मेरे लिए भी बनाना। ये बोलकर रीमा चली गई। रमेश बहुत मुश्किल से पराठा बनाने लगा। ये क्या बात हुई, ऑफिस भी संभालो और घर पे भी खाना बनाओ। रमेश ने पराठा बनाकर खा लिया। तभी रीमा आई और पराठा देखकर कहा, छी, ये क्या है? पराठा कोई खाता है क्या? इसमें कितना सारा तेल है। मुझे तो सैलेड खाना है। अब से तुम भी मेरे साथ सैलेड खाओगे। लेकिन मैं क्यों? सलाद खाने से बीमारी नहीं होती। अब से मैं जो कहूंगी वो तुम सुनोगे। रमेश के पास और कोई चारा नहीं रहा। रीमा उसे हर रोज सलाद खिलाने लगी। कच्ची सब्जियों को एक साथ मिलाकर वो सलाद बनाती थी। वो खाते खाते रमेश को उल्टी आने लगी। मुझे अपने आप को जूता मारने का दिल करता है। मैंने खूबसूरती के चक्कर में इससे शादी कर ली। इस सलाद से अच्छा टेस्ट तो सावित्री के टिंडे और भिंडी में था। रमेश परेशान हो गया, लेकिन रीमा कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऊपर से उसके खर्चे अलग थे। रमेश, जल्दी से 20,000 रुपए दो, पार्लर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। तो मुझसे शादी क्यों की? सुनो रमेश, मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तो बता दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आशिकों की कमी नहीं है मेरे पास। रीमा ने रमेश को धमकाया। इसके बाद रमेश समझ गया कि उसने रीमा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को ऑफिस लौटते वक्त रीमा के लिए गिफ्ट लेकर आया। रीमा के लिए गिफ्ट ले चलता हूँ, वो देखकर खुश हो जाएगी। रमेश घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। रमेश अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा रीमा एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ा रही है। ये क्या कर रही हो रीमा? मेरी मर्जी, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मेरे पास योगा सीखने आया था। मैं इससे शादी करने वाली हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मुझसे हर कोई करता है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, साथ में तुम्हारे पैसे भी ले जा रही हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। रमेश बैठकर रोने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहली बीवी भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही। इससे अच्छी तो सावित्री थी। पूरी रात रमेश रोता रहा। अगले दिन सुबह वो ऑफिस जा रहा था। इतने में उसके पास एक औरत आई। साहब, कुछ पैसे देंगे? खाना खाना है। रमेश ने मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। अरे सावित्री, तुम? रमेश, तुम? सावित्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लौट चलो सावित्री, लौट चलो। सावित्री भी रो पड़ी। आखिरकार सावित्री ने रमेश को माफ कर दिया और वो दोनों घर लौट गए। बहुत अच्छा लग रहा है घर लौटकर। बोलिए जी, खाने में क्या बनाऊं? टिंडे बना दो, तुम्हारे हाथ के टिंडे बहुत स्वादिष्ट है। चल झूठे। रमेश को सावित्री की अहमियत समझ में आ गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ ऐसी ही कहानी है दो भाइयों की और उनकी पत्नियों की। लोकेश और सुरेश एक छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में अपने माता पिता और इकलौती बहन के साथ रहते थे। 5 लोग और एक कमरा। कभी दोनों भाई कमरे में सो जाते थे और बाकी लोग हॉल में सो जाते थे, तो कभी दोनों भाई अपने माता पिता और बहन के लिए कमरा छोड़ देते थे। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। एक दिन लोकेश और सुरेश की माँ ने उनसे कहा, सुनो बेटे, तुम दोनों की उम्र हो रही है। घर में जवान बहन है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ माँ, तो करवा देते हैं, उसमें क्या है? करवा देते हैं का क्या मतलब है? घर में 2 जवान भाइयों के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? पहले तुम दोनों शादी कर लो। शादी? हम? अरे माँ, हम दोनों ठीक ठाक कमाते भी नहीं है, खिलाएंगे क्या बीवियों को? और यहाँ तो एक ही कमरा है, रहेंगे कहाँ बीवियों को लेकर? क्यों, इसी कमरे में रहोगे। मैंने लड़की देख ली है। तुम दोनों शादी कर रहे हो बस। अगले महीने शुभ मुहूर्त भी है और ये शादी का सीजन भी तो है। बिमला ने दोनों पर अपनी बात थोप दी थी। बेचारे लोकेश और सुरेश क्या ही करते। माँ की बात उन्हें माननी पड़ी और दोनों शादी के मंडप में हाजिर हो गए। एक ही दिन में दोनों की शादी हो गई, वो भी दोनों बहनों से। वो भी ऐसी बहनें जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते थे। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो रही थी। बड़ी बहन ईशा ने अपनी छोटी बहन निशा को ताना मार के कहा, अरे निशा देख, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। निशा भी कुछ कम नहीं थी। उसने जवाब दिया, हाँ वो इसलिए क्योंकि तू जोकर लग रही है, जोकर। ये सुनते ही ईशा गुस्सा हो गई और निशा पर चिल्लाने लगी, क्या मुझे जोकर कहा? तू है जोकर, तेरा मुंह एकदम सड़ा हुआ है।
क्या तेरा मुंह सड़ा हुआ है चुड़ैल, मर जा कुत्ती। दोनों के बीच भरे मंडप में हाथापाई होने लगी। लोकेश और सुरेश ने एक दूसरे से कहा, अरे सुरेश, ये कहाँ फंस गए हम। माँ ने तो कहा था कि दोनों बहनें हैं, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, घर में खूब शांति रहेगी। लेकिन यहाँ तो मंडप पे ही जंग छिड़ गई है। सोच वहाँ क्या होगा, एक ही कमरा है हमारे पास। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है भैया, कलेश होने वाला है घर में। दोनों बहनें इतना ज्यादा लड़ने लगी कि खुद पंडित जी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे बैठ जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। शादी के मंडप में कोई ये सब करता है क्या? बैठ जाओ, वरना मैं बिना मंत्र पढ़े चला जाऊंगा। ये धमकी सुनकर दोनों बैठ तो गईं, लेकिन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू चल ससुराल, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे जा जा, तू क्या मुझे देखेगी, मैं तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, चुड़ैल कहीं की। किसी भी तरह उनकी शादी संपन्न हुई। वहां लोकेश और सुरेश की बहन अंकिता मौजूद थे। शादी के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, भैया अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो। दोनों भाभीियों के बीच में रहकर दिमाग खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं अपना। बहन, हमारे बारे में भी तो सोच, हम कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, माँ ने ये रिश्ता देखा था ना, जा माँ को जाके बोल। लोकेश और सुरेश अपनी बीवियों को लेकर अपने घर चले गए और फ्लैट में घुसते ही ईशा ने कहा, ये कहाँ ले आए जी हमें? क्यों, घर में, यही तो हमारा घर है। ये घर है? हमने तो सोचा था कि बड़ा सा घर होगा। हाँ, हमें तो कहा गया था कि लड़की का खुद का घर है। हाँ, खुद का ही तो है, लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। हाँ, और मुझे भी अपना कमरा दिखा दीजिए। लोकेश और सुरेश ने शर्म के मारे सर झुका लिया। बिमला आई, बहू कमरा तो एक ही है, तुम दोनों को मिल बांट कर रहना होगा। क्या एक ही कमरा है? हे भगवान, ये किन भिखारियों के घर में शादी हो गई हमारी। क्यों, तुम दोनों बहनें हो, मिल बांट के आपस में रह नहीं सकती? बहनें? ये मेरी बहन नहीं है, ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सी दूध की धुली हुई है, जा जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अंकिता ने कहा, भाभी यहाँ तो ना चाहते हुए भी शक्ल देखनी पड़ेगी, कमरा एक ही है और उसी में आप दोनों की सुहाग रात होने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी। हमें उठा लो भगवान, हमें उठा लो। दोनों का रोना धोना देखकर बिमला के पति ने उससे कहा, अरे बिमला, ये कैसी बहुएं ले आई हो घर में? तुम तो बोल रही थी कि घर में बहुत शांति होगी, यहाँ तो पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। तो मुझे क्या पता था कि ये दोनों बहनें आपस में इतना लड़ती हैं। अगर पता होता तो कभी ऐसी लड़कियों को मेरे घर की बहू नहीं बनाती मैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शादी हो गई है तो दोनों बहुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। दोनों को कमरे में घुसा दिया गया, लेकिन वहां एक ही बेड था। शाम को उसी बेड को फूलों से सजाया गया, तब जाकर असली कलेश शुरू हुआ। यहाँ तो एक ही बेड है, मैं बेड पर सोने वाली हूँ, निशा तू अपना देख ले। निशा तो गुस्से में थी ही, उसने भी बोल दिया, अपना देख ले का क्या मतलब है? ये मेरा भी घर है, मेरा भी बिस्तर है, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देख निशा, मैं बड़ी हूँ और तेरी जेठानी भी हूँ, जेठानी की बात देवरानी को माननी ही पड़ेगी। जेठानी माई फुट, मैं नहीं मानती ऐसी जेठानी को। बकवास न करके चुपचाप नीचे सो जाओ। दोपहर से झगड़ा चल ही रहा था, अभी और भी बढ़ गया। बिमला का सर दुखने लगा। मेरा सर दुख रहा है दोनों की कचर कचर सुन के। माँ, ये आप ही की गलती है, आप ही ने शादी के लिए जबरदस्ती की। हाँ माँ, हम कितने खुश थे एक साथ, अभी देखिए खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन तुम दोनों अंदर जाओ और दोनों बहनों को चुप कराओ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। लोकेश और सुरेश कमरे के अंदर तो गए, लेकिन उन दोनों को चुप कराना उनके बस की बात नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उनके घर वाले उन्हें चुप नहीं करा पाए, इसीलिए तो जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दी। अब लोकेश और सुरेश की बारी थी उन दोनों को संभालने की। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, आज सुहाग रात है, आज भी कोई झगड़ा करता है क्या? सुनिए जी, मैं बड़ी हूँ, मैं जमीन पर ठंड में नहीं सोऊंगी, मैं भी नहीं सोऊंगी। ठीक है, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, हम दोनों भाई नीचे सो जाते हैं, लेकिन चुप हो जाओ, शांति दो हमें। निशा और ईशा दोनों बिस्तर पर सो गईं। लोकेश और सुरेश नीचे सो गए, लेकिन फिर भी निशा और ईशा का झगड़ा नहीं रुका। अब तकिए को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोसी की भी नींद टूट गई। वो लोग घर पर आ गए। अरे बिमला, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बताऊं दीदी, दोनों बेटे की शादी करवाई है, लेकिन दोनों बहुएं आने के बाद से लड़ रही हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तभी कमरे के अंदर दोनों बहनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और ईशा ने निशा को जूता फेंक कर मारा और वो जूता आकर बिमला के गाल पर लगा। आह, बस बहुत हो गया, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, बहुत हो गया, अब और नहीं। बिमला जब गुस्सा हो जाती थी तब उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। बिमला ने दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। लोकेश और सुरेश दोनों को मायके छोड़कर आ गए, लेकिन मायके वालों ने भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दोनों से छुटकारा मिल गया था घर वालों को। अब जानबूझकर फिर से उन दोनों को घर में बुलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। दोनों बहनें ठंड में कांपते हुए बाहर रात बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, अब मुझे समझ में आ गया है, हम ही एक दूसरे के लिए रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हाँ बहन, मुझे समझ में आ गया है, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को अकल आ गई और दोनों ससुराल वापस चली गईं और बिमला का पैर पकड़ लिया। बिमला ने दोनों को माफ कर दिया और दोनों उसके बाद से बदल गए। दोनों ने अच्छे से एक ही कमरे। ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो जिंदगी